वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। वी हैव नो राइट टू रेज आवर फिंगर्स ऑन आईसीएमआर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने NDTV में एक शो देखा जिसमें डॉक्टर मीरा शिवा एंड डॉक्टर जगन्नाथ चटर्जी भी शामिल थे और दे वर आस्किंग वैलिड क्वेश्चंस। डॉक्टर मीरा शिवा ने रिगार्डिंग एफिकेसी पूछा कि इसका आप कितना बूस्टर डोज देंगे, क्योंकि भैया इतने सारे स्ट्रेन्स हैं तो यू कैन नॉट से कि जो स्ट्रेन वैक्सीन में है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो जो है और बाकी स्ट्रेन के अगेंस्ट भी हमको सुरक्षा प्रदान करेगी। और सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं ये पक्का नहीं है कि वैक्सीन सेफ होगी और वैक्सीन इफेक्टिव होगी और कितनी बार इसका बूस्टर देना पड़ेगा अगर इफेक्टिव हुई। वायरस म्यूटेट कर सकता है, कितने डिफरेंट टाइप बनाने पड़ेंगे, मतलब प्रश्न बहुत हैं। उसके साथ ये भी प्रश्न है कि इससे कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत डिफरेंट चीजें करने की जरूरत थी। वैक्सीन उनमें से एक थी, हर्ड इम्यूनिटी वगैरह, उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो अब ये जो वैक्सीन का फास्ट ट्रैकिंग का जो मुद्दा है, कंसर्न इसमें इसलिए है कि ICMR ने नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च बड़े लंबे प्रोसेस के साथ बनाया। नेशनल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR का। तो अब उसमें से अब ये फास्ट ट्रैक करके अपनी ही गाइडलाइंस से हट के अगर बात हो तो जो लोग एथिकल गाइडलाइंस में बिलीव करते हैं तो उनका थोड़ा दिमाग ठन्नाता है, नंबर 1। यही बात डॉक्टर जगन्नाथ चटर्जी ने भी बोली कि जब WHO खुद ही एक बार ये बात बोल चुका है कि जो लोग नेचुरली रिकवर हुए हैं उनमें जो नेचुरल एक्सपोजर से जो एंटीबॉडी बनी है वो उनको रिस्क फ्री सर्टिफिकेट नहीं दे देती है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा बीमार ना हो। तो कितने टाइम तक ये वैक्सीन कारगर होगी, ये अपने आप में और बड़ा सवाल है। क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कंसर्न्स हैं आपके इस समय? देखिए, पहले से ही बड़े बड़े एक्सपर्ट बताते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलना बहुत कठिन है। हालांकि बहुतों ने कहा कि ये असंभव, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये जो सार्स के रूप से बहुत दिनों से सताते आ रहे हैं हमें, और बहुत दिनों से 10 साल के ऊपर इसके ऊपर वैक्सीन लाने की कोशिश किया जा रहा है, मगर ये सफल नहीं हो पाया है, इसलिए कि ये जो वैक्सीन जो भी निकला है वो ये मुद्दे को और भी कठिन बना दिया है। जो डिजीज एनहांसमेंट बोलते हैं उसको, ये डिजीज को और भी एनहांस कर देते हैं। इसके बहुत सारे बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं और वैक्सीन की नाकामयाबी भी एक मुद्दा है। तो अगर इतने दिनों से ये वैक्सीन नहीं ला पाए ये लोग, तो ये 45 दिन में कैसे वैक्सीन रेडी हो गया है। और भी मुद्दे हैं, जैसे कि डॉक्टर मीरा शिवा ने बताया कि वायरस हर वक्त म्यूटेट करता है और इस बीमारी के बारे में WHO बहुत पहले से कह चुका है कि जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये सारे सवाल हमारे दिमाग। डॉक्टर जगन्नाथ चटर्जी, ये सवाल भी आपसे समझना जरूरी है कि वैक्सीन्स जो हैं वो सभी बीमारी का बहुत ही सेफ इलाज नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुई है कि तमाम वैक्सीन या कितने तरह के वैक्सीन, कितना वैक्सीनेट कराया जाए और कितना नहीं, कितने वैक्सीन जरूरी हैं, क्योंकि अब कोविड के बाद ये भी चर्चा चल रही है कि शायद वैक्सीनेशन सबको जरूरी होगी, उसके बाद ही आपको ट्रैवल करने की इजाजत मिलेगी। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि ये क्या वैक्सीन मैंडेटरी होगी, क्या सभी के लिए होगी? क्योंकि देखिए आज के डेट में आप जानते हैं कि मैंने आपको सुबह जो वीडियो दिखाई थी मैंने आपको उसमें विद डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ दिखा रखा है कि मिस्टर गेट्स ने डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात की है कि इवेंचुअली हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोविड पासेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें ये पता चले कौन रिकवर्ड पर्सन है और कौन रिकवर्ड नहीं है। एवं जब वैक्सीन आ जाएगी तो कौन वैक्सीनेटेड है और कौन वैक्सीनेटेड नहीं है। तो जैसे कि उत्तराखंड में तो ये चालू हो गया, हिमाचल प्रदेश में भी यही सिस्टम चालू है कि यदि कोई दूसरे राज्य से उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसको
अपना 72 घंटे पहले का रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा, और 72 घंटे पहले का कोरोना रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तभी उसे प्रवेश करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो अब ये सिस्टम कल आगे अचानक से ईज़ आउट तो हो नहीं सकता, बिकॉज वैक्सीनेशन के लिए या तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कितनी % ऑफ द पॉपुलेशन को ये दी जाए जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, या फिर आप इसको मैंडेटरी करेंगे। नेचुरल सी बात है, आप यही बोलेंगे कि अनटिल एंड अनलेस आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको कहीं ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, और आपने अगर वैक्सीन लगाई है तभी आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा। तो इन अ वे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसको मैंडेटरी किया जा सकता है, लॉ ला के चाहे नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप को केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि शुड नॉट बी मैंडेटरी, बट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और इंटर स्टेट बॉर्डर में जो चेकिंग होती है इसके द्वारा इसको जो है मैंडेटरी इन अ वे किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इन वैक्सीन्स को मैंडेटरी किया जाएगा या नहीं। दूसरा बात आती है सेफ्टी की, क्योंकि आप उसको बहुत रैप कर रहे हैं, जल्दी से इसको आप एक्सेलरेट करें 1.5 महीने में। और तीसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वैक्सीन कितना एफिकेशियस होगी, मतलब ये वैक्सीन एफिकेशियस से मतलब है कितनी कारगर होगी। ये कोई स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं है कि जो DNA वायरस है जो कि सेम रहता है, जो कि म्यूटेट नहीं करता। मैंने सुबह भी आपको बताया DNA वायरस में म्यूटेशंस नहीं होती, क्योंकि वो जब भी रेप्लिकेट करता है तो जो पहला पुराना वायरस है वो नए वायरस जो है वो पुराने वायरस के समकक्ष होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। वहाँ फोटोकॉपी मिस्टेक नहीं होता है, वहाँ प्रूफ रीडिंग मैकेनिज़्म होता है। लेकिन जो RNA वायरस होता है वो जितना जीनोम साइज़ उसका बड़ा होगा, पॉजिटिव सेंस का वायरस होगा जिसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होगा, तो वहाँ पे म्यूटेशंस के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट 2 माध्यम से जो है म्यूटेट करते हैं, और अभी तक जब से आउटब्रेक हुआ है तब से जो है कोविड-19 14 बार म्यूटेट हो चुका है। और NIV इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने जो स्ट्रेन आइसोलेट किया है वो कौन से महीने में आइसोलेट किया, सपोज़ कर लीजिए अगर उसने अप्रैल में आइसोलेट किया है तो अप्रैल महीने का वायरस जब हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा तो जो एंटीबॉडी बनेगी वो अप्रैल महीने के स्ट्रेन के अगेंस्ट बनेगी। लेकिन अभी भी जो 14 स्ट्रेन्स जो हैं घूम रहे हैं तो उनका क्या वो एंटीबॉडी इन 14 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट कारगर होगी, और इन 3-4 महीने में के बाद में जब दोबारा और कोई स्ट्रेन आ जाएगा तो क्या वो उसके अगेंस्ट भी कारगर होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है ICMR से पूछना बनता है। जब ये वैक्सीन कारगर ही नहीं है और जब मैं नेचुरली इम्यून हूँ और 4 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, तो ऐसी कोई लीगल बीमारी नहीं है। आई नीड नॉट वैक्सीन। क्यों इतना वैक्सीन हो रहा है? मैंने आपको सुबह भी बताया, डॉक्टर टेड्रोस के बारे में मैंने आपको बताया कि ही इज़ अ नन फिजिशियन, वो कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। ही इज़ अ नन फिजिशियन, ही इज़ अ BSc इन बायोलॉजी, देन MSc इन इम्यूनोलॉजी एंड PhD। एंड जब वो मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया थे, हेल्थ मिनिस्टर, तो तब इनका संबंध बड़े थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, और गावी अलायंस के भी मेंबर रह चुके हैं। तो नेचुरल है द वन हु इज़ PhD, वन हु इज़ MSc इन इम्यूनोलॉजी, तो वो तो वैक्सीन्स करेंगे, और गावी के भी मेंबर रह चुके हैं। और बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये अचानक से ये जो है कैसे ईज़ आउट करेंगे, कैसे नॉर्मलसी लाएंगे? तो नॉर्मलसी लाने के लिए नेचुरल है जो कि बिल गेट्स ने कहा है, पीपल एक्ट लाइक दे हैव अ चॉइस, दे डू नॉट हैव एनी चॉइस until we vaccinate entire global population, normalcy cannot be returned. So what I mean to say is कि in order to get back the normalcy we need to get vaccinated, because यही बात प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से भी पता चलती है कि मास्क और 2 गज की दूरी ही इसकी दवा है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। और वैक्सीन के माध्यम से किस प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी को पहुंचा जाएगा नोबडी नोज़। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि कोई भी दूसरे राज्य से अन्य राज्यों में प्रवेश करने से पहले ही उसको कोविड पास बनाना पड़ेगा, उत्तराखंड में जैसे कि वह रिकवर्ड है या नहीं है, या फिर उसको वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी रिपोर्ट 72 घंटे पहले की। तो आगे ये चीज़ हो सकता है इसमें तब्दील हो जाए कि जो वैक्सीनेटेड है वही जो है कहीं ट्रैवल कर पाएगा, बाकी नहीं। तो मजबूरन या आपकी मजबूरी बन जाएगी, फिर इसको कैसे जाना जाएगा? कोई ना कोई आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो होगा। और जिस तरीके से ये पेपरलेस सिस्टम चल पड़ा है, जैसे कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, दे आर नॉट
फंक्शनिंग जैसे कि वो पहले किया करते थे। ई फाइलिंग सिस्टम आ गया, पेपरलेस सिस्टम आ गया। तो इट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग अबाउट द कैशलेस सोसाइटी ऑल्सो कि करेंसी से फैल रहा है। खैर वो बहुत डिटेल्स बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। फ़िलहाल ये जो मेन 3 मुद्दे हैं, तो पहला जो प्रश्न उठाया था डॉक्टर मीरा शिवा ने, डेट वाज रिगार्डिंग द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन्स बिकॉज दिस वायरस म्यूटेट्स वेरी रैपिडली। और जिन लोगों ने सुबह की वीडियो में मेरा नहीं देखा है, मैं उनको दोबारा से म्यूटेशंस क्या होती हैं मैं आपको दोबारा बता देना चाहती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज़ कीजिए कि दिस इज़ द वायरस और हमारी बॉडी में जब ये वायरस एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और ये जो एंटीजन होता है, इसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। और जब एंटीबॉडी एक बार बन जाती है तो फिर इस एंटीजन को पहचान लेती है वो, ये हमारे मेमोरी टी सेल्स में जो है ये बैठ जाता है ये एंटीजन, ये एज अ मैसेंजर वहाँ स्टोर होता है, ताकि जब दोबारा ये वायरस दोबारा आता है तो वही एंटीबॉडी जो दोबारा बन जाती है। अब सपोज़ कीजिए ये वायरस आया, हमने डायरेक्ट एक्सपोजर लिया इस वायरस का, ठीक है। अब ये वायरस का मैं डायरेक्ट एक्सपोजर ले रही हूँ और लेने के बाद मेरा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, ये वायरस अंदर रेप्लिकेट करता है, इसी बीच मेरी एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट डेवलप होती है और इसके अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है बना देती है, राइट। तो अब ये वायरस के अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, इस वायरस की साइकिल जो ख़त्म हो गई, ये वैनिश ऑफ हो गया बॉडी से। अब ये एंटीबॉडी मेरे अंदर जो है रह जाएगी, राइट। अब जब दोबारा से फिर कुछ टाइम बाद अगर यही वायरस दोबारा आता है तो अब जैसे मेरा इम्यून सिस्टम इसको देखेगा तो मेरा शरीर देखेगा, इसके अगेंस्ट एंटीजन को पहचानेगा और देखेगा कि इसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडी है या नहीं। और जब देखेगा एंटीबॉडी है तो फिर दोबारा से एंटीबॉडी यहाँ पे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पहले ही, और ये वायरस मेरे शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, यानी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझ पर सिम्टम्स आए, यानी कि मैं एसिम्टोमेटिक रहूँगी, लेकिन ये वायरस अटैक करेगा। अब यही प्रश्न बनता है कि जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं तो इसका मतलब दे आर ऑलरेडी इम्यून, इसका मतलब ये कोविड कोई नई चीज़ नहीं है। इफ़ दे आर ऑलरेडी इम्यून, उनको पता ही नहीं चलता उनमें सिम्टम्स आए भी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोविड कोई नई चीज़ नहीं है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन अब मैं वैक्सीन्स में आती हूँ, ये मेरे को डायरेक्ट एक्सपोजर मिला, ये उसके अगेंस्ट मेरे बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी मेरी बॉडी में स्टोर हो गई। अब वैक्सीन के थ्रू जो है वायरस जो है इनएक्टिव फॉर्म में डाल रहे हैं, ऐसा बायोटेक का कहना है, कोवैक्सीन। अब दिस इज़ द, सपोज़ कीजिए ये जो है ब्लू कलर का एंटीजन, मरा हुआ एंटीजन वैक्सीन के माध्यम से मेरे शरीर में डाला गया। अब क्योंकि ये वायरस तो मरा हुआ है तो बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी नहीं, कोई फीवर वगैरह कुछ होगा नहीं, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बन गई और इसने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना दिया, राइट। अब मेरे शरीर में ये एंटीबॉडी रह जाएगी, ये वायरस एंटीजन वानिश हो गया, ये मेमोरी टी सेल्स में ये एंटीजन का छवि जो है मेमोरी टी सेल्स में जो है हमेशा के लिए रह गया। अब जब दोबारा इसी तरीके का वायरस अटैक करेगा, मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर होगा और इस एंटीजन को पहचानेगा। अगर इस एंटीजन को पहचानता है, अपना मेमोरी टी सेल्स को याद करेगा, हाँ, तो फिर देखेगा ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी है मेरे पास, तो इस एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना देगा और ये वायरस अंदर जाके मुझे परेशान नहीं करेगा। और फिर ये दोबारा यही वायरस मुझे फिर अटैक करता है, तो जिससे मैं डायरेक्ट एक्सपोजर से ठीक हुई थी, तो ये भी दोबारा अटैक करता है, तो मेरी बॉडी फिर इस एंटीजन को पहचानेगी, याद करेगी, हाँ इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। तो चाहे डायरेक्ट एक्सपोजर से ठीक हुए हों, चाहे हम वैक्सीन से ठीक हुए हों, चाहे वैक्सीन से वायरस अंदर आया हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपोजर से आया हो, एंटीबॉडीज़ दोनों के अगेंस्ट हमारा बॉडी बनाएगा, राइट। ये वैक्सीन से आया इनएक्टिव वायरस है, ये डायरेक्ट एक्सपोजर से आया है। तो जब वैक्सीन में के थ्रू जो वायरस एंटर किया, जब यही वायरस दोबारा हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो एंटीबॉडी है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और जिस डायरेक्ट एक्सपोजर से मैं ठीक हुई थी, जब मुझे पहली बार फीवर आया, एंटीबॉडी बना, लेकिन जब दूसरी बार यही वायरस अटैक करेगा तो कोई फीवर नहीं आएगा, मैं एसिम्प्टोमेटिक रहूँगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बॉडी वहीं वार्ड ऑफ कर देगी। लेकिन अब क्या, अब हमने डायरेक्ट एक्सपोजर से तो भाई आपने मना कर दिया, आपको ठीक ही नहीं होना है, बाहर जाना ही नहीं है, आपने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन इस एंटीजन को डाला वैक्सीन में।
अब क्या, अब अगर ये वायरस को 6 महीने बाद म्यूटेट होकर अपना रूप बदल देता है, मतलब इस प्रकार का एंटीजन ले आता है, तो अब क्या, अब मेरी बॉडी सर्च करेगी यार, ये डायरेक्ट एक्सपोजर से वायरस, बॉडी सर्च करेगी कोई एंटीबॉडी है, कोई नहीं है। और ये जो वैक्सीन ने एंटीबॉडी दी थी वो तो देखिए कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना रही, तो ये वायरस तो अंदर एंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो आप कितनी बार स्ट्रेन्स डालेंगे, कितनी बार हमें वैक्सीन्स पे डिपेंडेंट करेंगे, दिस इज़ ऑल द क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स कारगर थी क्योंकि दैट वाज अ डीएनए वायरस। और ये बहुत शेमलेस बात थी, मैंने उसी दिन वीडियो बनाई थी, मुझे लिंक मिलेगा तो मैं लिंक भी अपना वीडियो का शेयर करूँगी कि एक विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी विश्वसनीय संस्था जब ये बात करती है कि जिस तरीके से हम स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट कर पाए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास क्रूशियल टूल था वैक्सीन, उसी तरीके से हम जो है कोविड एरेडिकेट कर पाएंगे अगर हमारे पास कोविड वैक्सीन आ जाएगी, इसलिए हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। रखा है, गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं। मैं इसमें एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जब सारा गिलबर्ट ने ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन लाखों वायल टीवी पर आई, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि वायल कहाँ से आई, व्हाट इज दिस वैक्सीन, नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। और मैं आपको एक बहुत कैपिटल चीज बता दूं, वैक्सीन के 5 से 7 दिन बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में बनेगी जो कि आईजीजी होगी, ठीक है जी। ये नहीं होगी जो कि बीमारी से बनती है। और इम्यूनोग्लोबुलिन को टेस्ट किया जाएगा कि बन गई कि नहीं। इसमें हमको 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, 1 महीना चाहिए मैक्सिमम, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी दे देगी, ठीक है। तो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ये किड से टेस्ट हो जाएगी। हर आदमी उसकी बात कर रहा है कैसे होगा, हम चंद्रयान बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये कोई नहीं कहा था ना जब चंद्रयान चला गया इंडिया का। अरे भाई, इंडिया तो बहुत अच्छा देश है, हमारे अंदर डॉक्टर वली सवाल ये उठ रहा है, जो जगन्नाथ चैटर्जी सवाल उठा रहे हैं, जो भोगे हुए हैं वैक्सीन की, जो वैक्सीन का बुरा असर भी होता है, जो वैक्सीन के इल इफेक्ट्स हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्या वैक्सीन इतनी सेफ होती है। एक तो बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन, जो बार बार डॉक्टर मीरा शिवा भी सवाल उठा रही हैं कि ये कह देना कि वैक्सीन ही तमाम इलाज है। नगमा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं ये सब बातें जानता हूँ, हम सब लोग, सब डॉक्टर, सब पेशेंट भी बातें जानते हैं। हम सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में भी जानते हैं, वैक्सीन से डेथ हुई इसके बारे में भी जानते हैं। इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या डॉक्टर्स जिनको वैक्सीन दी जा रही है उनको पूरी जानकारी देते हैं जब ट्रायल हो रहा है, तो क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है? और अगर ये हो रहा होता तो इतनी तरह की जो उसमें से कुछ मिसालें दी हमने, उनके ऊपर सवाल नहीं उठते। एक ब्रेक ले लूं इस वक्त डॉक्टर वली और हमारे तमाम जो गेस्ट जुड़े हैं, और हम लौटेंगे इस चर्चा पे। आप देख रहे हैं हम सवाल पूछ रहे हैं वैक्सीन की सुरक्षा पर, वैक्सीन कितना ज्यादा उपयोगी हो सकता है और कितना इफेक्टिव होगा। जगन्नाथ चैटर्जी, आपने बात सुनी दोनों डॉक्टर्स की और आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं डॉक्टर वली और डॉक्टर राकेश वर्मा के पास आऊंगी। देखिए, हमें ये जो कहा जाता है कि एक छोटा सा वायरस शरीर में डाला जाता है जिसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये सच नहीं है। एक वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मर्क्यूरी होती है, एल्यूमिनियम होती है। ये जो इंग्रेडिएंट, ये एक ही इंग्रेडिएंट शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये भी बात है कि अगर एंटीबॉडी आ गया वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि एंटीबॉडी है और प्रोटेक्शन नहीं मिला, एंटीबॉडी नहीं है और प्रोटेक्शन मिला। और ये जो चंद्रायन की बात है, चंद्रायन तो हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती है, इसलिए हमारे कंसर्न डिफरेंट है। वैक्सीन के बारे में हमारा कंसर्न डिफरेंट है, चंद्रायन के बारे में हमारा कंसर्न डिफरेंट है। अगर मुझे कुछ इंजेक्ट किया जाएगा तो मुझे ये राइट है कि मैं इसके बारे में संपूर्ण रूप से मैं जानूं और कन्विंस हूं, तभी मैं किसी को अपने ऊपर इंजेक्ट करने का अनुमति दूंगा। बिल्कुल। तो क्या ये संपूर्ण जानकारी मिलती है डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वली? डॉक्टर वर्मा, ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात है, उसी में ये भी सवाल है कि अगर जल्दी होती है, अगर फास्ट ट्रैक किया जाता है, और दूसरे ज्यादातर ये ट्राइबल एरियाज में
चलता है यहाँ हिंदुस्तान में और दुनिया भर में। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, गरीब जो देश हैं वहां पे ट्रायल चलता है और इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता, जैसे अफ्रीका है और दूसरे देश हैं। तो जो वैक्सीन और बिग फार्मा का नेक्सस है उस पर भी सवाल उठता रहा है। देखिए, जो वैक्सीन या दवाई की बात है, हर दवा के साथ एक पैम्फलेट होता है जिसमें दवा के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि इस दवा के क्या इंडिकेशन है, कब इसका उपयोग करना चाहिए, क्या खुराक होनी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं और क्या इसका नुकसान हो सकता है, क्या इसका फायदा हो सकता है, या गर्भवती स्त्री को या बच्चे को या बुजुर्ग को लेना है कि नहीं लेना है। ये सब एक बहुत डिटेल पैम्फलेट हर दवा के साथ होता है। जब अनपढ़ लोगों को, जब गरीब लोगों को दिखाते, ये डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो बताएं कि आपको ये असर हो सकता है। जगन्नाथ चैटर्जी, आपको जब पड़ी होगी एमएमआर की वैक्सीन, तब तो सब जानते थे, तब भी क्या बताया गया था कि ये साइड इफेक्ट हो सकता है? मुझे कहा गया था कि ये एक मिरेकल वैक्सीन है जो आपको मिल रहा है, आप ले लीजिए इसे। और मैंने डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करके ये प्रोडक्ट में, मैं कोई एंटी वैक्सीन तो नहीं था, मैं ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करके डॉक्टर की बातों में आके मैंने ये वैक्सीन किया और डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो जब इतने सारे सवाल ऐसे मामले भी हैं, तो डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वली, ये सवाल उठाना लोगों को डरना जायज है? क्यों कोविड की वैक्सीन जो है उसमें समय लगेगा, कितना इफेक्टिव हो सकता है वो, ये तमाम सवाल तो जायज हैं। बिल्कुल, इनकी सवाल जायज। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी डॉक्टर विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इनका कहना है, हर डॉक्टर की ड्यूटी है, हर डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीज को कोई भी दवा देने से पहले, वो इंजेक्शन हो, टैबलेट हो, सिरप हो या आईवी लाइन हो, मरीज को या उसके अटेंडेंट को, मान ले मरीज स्थिति में नहीं है कि वो समझ पाए, उसे बताए कि ये दवा हम क्यों दे रहे हैं, इससे हम क्या फायदा उम्मीद करते हैं और क्या इससे नुकसान संभव है। ठीक है। देखिए, हर चीज में कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। हमारे घरों में हमारी माएं बहनें खाना बनाती हैं, सब्जी तरकारी काटती हैं, कभी उंगली कट जाती है, रोटी सेकते में, पराठा बनाने में, लेकिन जीवन पर असर पड़ जाए, आप जीवन भर के लिए क्रिपल हो जाए, इस तरह का असर तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वाली, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर मीरा शिवासिक पे पास जाना चाहती हूँ। आपके पास, मेरे पास बहुत कम टाइम है। नहीं, आप बोलिए, मैं आपको समय दे रही हूँ, बताइए। मुझे ये बताने दीजिए कि आईसीएमआर के 2 आंखें नहीं हैं, 130 करोड़ आंखें हैं हर जनता की, बल्कि 260 करोड़ आंखें हैं। आईसीएमआर इज नॉट ब्लाइंड, नंबर 1। नंबर 2, unless we are given a time bound program, people don't work. This is our tendency. Number 3, इसका जो वैक्सीन है उसके लिए कुछ इतने उतावले हैं, अगर उन्हें सपने में भी कोई बता दे कि भैया वैक्सीन आया है, ट्रायल कराओगे, दौड़ के आएंगे, लाइन लगेगी, भैया हम पे ट्रायल कर लो, हम बच्चे कोरोना से बच रहे हैं, वैक्सीन से बच गए, गया तो हैप्पीली लोग आएंगे ट्रायल कराने। नंबर 4, इसमें सिर्फ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है और वो वायरस एकदम बढ़िया काम कर रहा है। रिसर्च मंकीज पे यूके में ट्रायल हो चुका है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये देखना है कि इसकी इम्यूनिटी हो गई, बाद में ये सवाल पे डिस्कस होना है कि कितने दिन इम्यूनिटी रहेगी। इसलिए कोई भी आदमी इसको डिस्करेज न करे। टाइम बाउंड ट्रायल इज एक्सप्रेस ट्रायल, रेमडेसिविर की भी ऐसी हुई थी, क्लोरोक्विन की भी ऐसी हुई थी। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। वी हैव नो राइट टू रेज आवर फिंगर्स ऑन आईसीएमआर। Okay. डॉक्टर मीरा शिवा, वी हैव नो राइट टू रेज आवर फिंगर्स ऑन आईसीएमआर, ये डॉक्टर वली का कहना है कि एक्सप्रेस ट्रायल होगा। डॉक्टर, बस मेरे पास समय इतना नहीं है। डॉक्टर वली, अपनी बात आपने कही, डॉक्टर मीरा शिवा आपका जवाब चाहती हूँ। आईसीएमआर पे अगर प्रश्न है, केवल ये है कि वो खुद, मेरे ख्याल से, क्योंकि एथिकल गाइडलाइंस उन्हीं ने बनाई, तो उनको खुद उसका एहसास होगा कि इतने शॉर्ट टाइम में, फास्ट ट्रैक में कोई वैक्सीन नहीं आ सकती। उनको एहसास होगा। वो क्यों कर रहे हैं, शायद उन्हीं से पूछना चाहिए। हाँ, ये चिट्ठी क्यों लिखी गई और ये लाइन सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन लिखा है, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट, क्यों लिखी उन्होंने? हाँ, तो मतलब फास्ट ट्रैक करने का मतलब क्या है? अच्छा, जो जगन्नाथ जो बोल रहे थे, एक्सिपिएंट्स एंड एडजुवेंट्स, मर्करी, एल्यूमिनियम, उसके जो इफेक्ट होते हैं डॉक्टर्स को नहीं पता। थैलिडोमाइड, डायस्थाइल, स्टिलबिस्टॉल, बहुत मेडिसिन जो आई थी बाजार में, उससे बच्चे अपंग हुए, बहुत कुछ हो गया है। तो मतलब जिसके बारे में डॉक्टर्स को नहीं पता, वो कागज अंदर रखने की जो बात पैम्फलेट नहीं रखी जाती। रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स में मैं बहुत 3-4 डिकेड से काम कर रही हूँ।
और रैशनल यूज ऑफ वैक्सीन, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का जो मुद्दा है जी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर इसके बेसिस पे मैंडेटरी बनाया जाता है, इसके बेसिस पे लॉन्च करके मिलियंस को दिया जाता है और सेफ्टी और एफिकेसी 100% इंश्योर्ड नहीं है, हाँ, लोगों के दिल में और दिमाग में आशंका होगी। बिल्कुल, लोगों के दिल और दिमाग में आशंका होगी, आप प्रोपेगेंडा करके कह सकते हैं ये फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक है 1000 बार, मगर इसका अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? वी वांट टू नो। ये बड़ा सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। इतना बड़ा पैंडेमिक है, खुद आईसीएमआर ने नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल ट्रायल्स बनाई है। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि क्या इसको फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य का, लोगों की जान का सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका, हमारे पास इस वक्त इतना ही समय है।